ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस एवरीवन, एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? सर आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है यार। लगातार तुम लोग के कमेंट आ रहे हैं सर पतले हो गए हैं। थोड़ा पतले नहीं हो गए हैं, बस थोड़ा दाढ़ी वाड़ी कम कर ली, पहले थोड़ी सी बड़ी रहती थी। हाँ, तो थोड़ा सा यंग नहीं लगने लगे हैं? सब लोग कहने लगे थे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है, बूढ़े बूढ़े से लगने लगे हो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन कम दाढ़ी में रहते हैं। हम्म होगा, लास्ट लेक्चर होगा। ये वही वाला बैच है क्या जिसमें हम लोगों ने हाईवे कंप्लीट किया था अभी? एक बार कंफर्म करना, ये वही बैच है क्या जिसमें अभी अभी रिसेंटली हम लोग हाईवे डिस्कस कर रहे थे? एक क्लास अभी हम लोग की डिस्कस होनी है। अरे वाह, अरे वाह, तुम लोगों से तो बड़े जल्दी मुलाकात हो गई। हाँ, नाम बदले बदले से लग रहे हैं, कुछ और नए लोग भी हैं क्या इसमें? हाँ हाँ हाँ, नाम कुछ और भी लोग दिख रहे हैं मुझे। हाँ 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 बिल्कुल, वो हाईवे एक क्लास बाकी है। हाँ, उसके बाद बताया था मैंने, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी। फिर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो जिसकी वजह से अभी वो डिले हो गया। इस वीकेंड में कंप्लीट कर देंगे। सैटरडे संडे में से आपकी एक क्लास होगी, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल हैव द क्लास ऑन द संडे। और वो जो आपका पेंडिंग लेक्चर है उसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत बढ़िया। हम्म ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गई, कुछ सिस्टम एरर था, कुछ मेडिकल इश्यूज थे, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी आपकी डिले हो गई। उसको बहुत जल्द इसी वीकेंड में कंप्लीट कर देंगे यार। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा था कोई नया बैच है। सिंसियर सीरियसली आई वॉज नॉट अवेयर कि भैया ये तो पुराने वाला बैच है हाईवे, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन कंप्लीट किया था। गुड टू नो। हाँ, मजा आ गया। चलो भाई, तो आई थिंक कुछ और भी नए भी स्टूडेंट हैं जो कि हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। हाँ, प्रार्थना कर रहे थे कि सर्वे पढ़ना, प्रार्थना कबूल हो गई। हाँ, प्रार्थना कबूल हो गई। चलो, तो अब काफी मेरी मेहनत, जो अननेसेसरी मेहनत रिक्वायर्ड थी, वो खत्म हो गई। अब तुम लोग को सारा कुछ गेम पता है, लगभग लगभग एक पैटर्न पता है। देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, पैटर्न एक ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा सबका पैटर्न है। सर एलएलबी का क्या अपडेट है? हाँ, एलएलबी का अपडेट, ये पेपर हो गया भाई। एलएलबी का अपडेट ये है कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे दिए हैं और उम्मीद है कि बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, अब उसका एक वाइवा बचा हुआ है, तो उसकी डेट आएगी कभी। अरे रिजल्ट तुरंत थोड़ा आता, सेमेस्टर एग्जाम है। रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा अभी? क्रांतिकारी सवाल अभी खत्म नहीं हुए तुम लोग के। क्रांतिकारी सवाल खत्म नहीं हुए। तो एक वाइवा है, एक वाइवा बचा हुआ है। वो वाइवा कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बहुत मजेदार है यार। मतलब बचपन में अगर मुझे पता होता ना इतना मजेदार है, तो मैं एलएलबी ही करता। अब तो मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं पढ़ाई के लिए करता उसको। बहुत इंटरेस्टिंग है, पता होना चाहिए। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा, थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आप भी रखिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता हो, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको पता हो,
बेसिक लॉस के बारे में पता हो तो चीजें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। हाँ, अरे कॉलेज भी जाते हैं कभी कभी भाई, कभी कभी, कभी कभी जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। हाँ बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें। नहीं, कॉलेज भी जाते हैं। सच सच बताएं तो जैसे, सच सच तो हकीकत है कि बहुत डिटेल्ड में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपकी इंजीनियरिंग में आती है ना एक दिन पहले पास होने वाली किताबें, वैसी कुछ हमारी भी आती हैं, वही पढ़ लेते हैं। बस फर्क ये रहता है कि हम शुरू में ही ले लेते हैं वो किताबें। वो पढ़नी होती हैं एक दिन में, लेकिन हम शुरू में ही ले लेते हैं। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर की ले ली है, लास्ट का वेट नहीं करते, तो जब जैसा टाइम मिलता गया थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं। तो उससे फिर चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, मैनेजेबल हो जाती हैं, और फिर हो जाता है। हम्म, तो वैसे ही कुछ है। हम्म, बढ़िया था एक्सपीरियंस। चलिए बेटा, बातचीत को स्टार्ट करते हैं, और बातचीत अब होगी भाई साहब सर्वे की। हाईवे को तो निपटा दिया हम लोगों ने, हाईवे निपटा दिया। रेलवे एयरपोर्ट का कोर्स आएगा, उसमें मुलाकात होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। और अब बात होगी सर्वे की। पहला लेक्चर है, पढ़ाई होनी नहीं है। हैं? कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बस एक बार वो लोग कमेंट कर देंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनसे मुलाकात पहली बार हो रही है, एक बार वो कमेंट कर देंगे, सो दैट आई शुड नो। पहले आज की क्लास में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास मतलब नो पढ़ाई, फर्स्ट क्लास मतलब सब्जेक्ट का फंडामेंटल। तो ठीक है, मोहम्मद साहब हैं जो पहली बार भी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कोई है? और कोई है? बट मुझे बहुत सारे नए नाम दिख रहे थे यार, मुझे बहुत सारे नाम दिख रहे थे। अच्छा, रिकॉर्डिंग, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग में लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग सब लोगों से जान पहचान है थोड़ी बहुत। जिनसे जान पहचान नहीं है, तो जान पहचान का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जान पहचान, अरे प्लीज स्टार्ट करो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही स्टार्ट करने आए, अनऑर्थोडॉक्स शुभम। हाँ, अभी भी जल्दी है भैया, फर्स्ट क्लास है ये। फर्स्ट क्लास में तो खत्म हो जाता सब्जेक्ट, स्टार्ट नहीं होता है। पहली क्लास में तो सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, स्टार्ट तो दूसरी से होगा। ठीक है, आओ सुनो ध्यान से। तो जो लोग भी पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं इस सब्जेक्ट में मेरे साथ, मेरा नाम क्षितिज सचान है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक, आई एम परसुइंग माय पीएचडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। साथ साथ एलएलबी भी कर रहा हूं, जैसा आपको पता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, बहुत सारे स्टेट के एई के एग्जाम क्वालिफाई किए। गेट रैंक की अगर बात करें तो आई हैव क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम। ठीक है, एंड द बेस्ट गेट रैंक दैट आई हैव सिक्योर्ड दैट इज AIR 30। 30 रैंक आई गेट में, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, हाँ लास्ट टू लास्ट ईयर रैंक थी 30 रैंक। सब्जेक्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे वो होंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की बात करेंगे हम लोग। और दूसरा प्यारा सा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यारा प्यार है मुझे इस सब्जेक्ट से, जिसका नाम है सर्वेइंग। ये दो सब्जेक्ट मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी की सहूलियत के लिए, आप सभी के लिए कनेक्ट करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए, अपडेट वगैरह आपको प्रॉपर टाइम में मिलते रहें, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। तो टेलीग्राम में सिंपली आपको सर्च करना है क्षितिज सर PW, वहां पर मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और जो भी कनेक्टिविटी, जो भी कोई इशू है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पहले से नहीं कनेक्टेड थे, जो लोग इस सब्जेक्ट में पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच का टाइम चेंज है, आई थिंक इस बैच का टाइम चेंज है। इस बैच के क्लास के टाइम, बिल्कुल देखो दिव्यांश के डाउट है तो उसका आंसर कर देता हूं मैं। इस बैच की जो टाइमिंग आई थिंक वो 6 to 8 एंड 8:30 to 10:30 है। ये टाइमिंग है क्लास की। मंडे टू फ्राइडे क्लास है आपकी, मंडे टू फ्राइडे क्लास है। सर ये सब्जेक्ट आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म कब करेंगे, पहला सवाल तो मेरा ये है। तो वैसे ही एज यूजुअल जो आपके कुछ क्रांतिकारी डाउट रहते हैं, ये क्लास बनाई ही इसीलिए गई है, इसमें सारे क्रांतिकारी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके एक तरीके के ऐसे डाउट्स जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोग्रेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रांतिकारी डाउट क्या होते हैं नए लोगों को, कि कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे क्वेरीज हमारे दिमाग में आती हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट जब हम सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे दिमाग में लगातार आते रहते हैं, और अगर हमें उनका जवाब नहीं पता होता है तो हम अननेसेसरी का परेशान होते हैं, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो ऐसे डाउट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज ए क्रांतिकारी डाउट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने लास्ट बैच ट्रांसपोर्टेशन में ही बनाई है, आप लोगों के साथ ही बनी थी ये डेफिनेशन, आप लोग को याद होगा। तो ये है क्रांतिकारी डाउट्स की डेफिनेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग इस इंट्रोडक्टरी क्लास में इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्रांतिकारी डाउट्स हैं पहले उनको खत्म करेंगे और एक सब्जेक्ट से जान पहचान करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्रांतिकारी डाउट था सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी। अब देखो एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हमको परेशान करता है, पता होना चाहिए, बता दिया। 6 से 8, 8:30 से 10:30 दो क्लासेस होंगी डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। क्लास कभी आपकी जल्दी भी खत्म हो सकती है और कभी क्लास आपकी एक्सटेंड भी हो सकती है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द टॉपिक। बट जनरल टाइमिंग की बात करें तो जनरल टाइमिंग आपकी ये रहने वाली है। ठीक है भैया। दूसरा, ये जो कोर्स आपका चल रहा है इसकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल्ड हैं। सैटरडे संडे आपकी बेहतरीन छुट्टी है, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और मौज करिए। ठीक है, सब्जेक्ट आज स्टार्ट हो रहा है और आज आई थिंक डेट है 25 सितंबर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस कोर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑन 12 अक्टूबर। प्लानर आपको साथ शेयर कर दिया गया है, ऐप पर आपको इस कोर्स का प्लानर मिल जाएगा, और इस प्लानर में आपको एक एक दिन में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। वी विल स्ट्रिक्टली ट्राई टू फॉलो द प्लानर। जो हमारा प्लानर है उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। इफ इन केस अंडर अनअवॉइडेबल कंडीशंस अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए कोई चिंता करने की खास जरूरत नहीं है। ये सारे क्रांतिकारी डाउट क्लियर हो गए। सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, और किस सब्जेक्ट की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा प्यारा सा है सर्वेइंग। सर्वेइंग के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दिस वाज सम जनरल पॉइंट्स जो कि इस कोर्स से रिलेटेड थे, जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। सभी के यहाँ तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स को लाल कर दो। यहाँ तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स को लाल कर दो। If the discussion till now is clear to everyone, please confirm in the chat box. यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? ठीक है भैया, चलिए आगे बातचीत करते हैं। आगे बातचीत करते हैं, कुछ और डाउट्स क्वेरीज होते हैं जिनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सर ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे कहाँ से आ गया? छोड़ो, ये आपका सिलेबस है, गेट और ईएससी का सिलेबस है। देखो मैं क्लियर आपको बता देता हूं, गेट का जो सिलेबस है, अगर मैं ईएससी के सिलेबस का रेफरेंस लूं
तो गेट के जितने भी टॉपिक हैं वो तो इसके सिलेबस का पार्ट हैं, प्लस एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो है वो आपका एडिशनल पार्ट है, जो ईएससी में आता है, गेट में नहीं आता है। तो जो लोग स्पेशली ईएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये एस्ट्रोनॉमिकल वाला पार्ट कवर करना है। इन जनरल जैसा आपको पता है कि जो हमारे मेजर एग्जाम है वो है हमारे गेट के एग्जाम, जिनके लिए जनरली स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, ईएससी के एग्जाम, स्टेट एई के एग्जाम और एसएससी जेई और स्टेट जेई के एग्जाम। तो मतलब ये जो आपका गेट का सिलेबस है ये 95% से ज़्यादा है, और ये रिमेनिंग जो है लेस देन 5% आपका एस्ट्रोनॉमिकल का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। बट क्वेश्चन रिलेटिवली आप देखोगे बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में तो कम आते हैं, लेकिन पढ़ने में टाइम बहुत लगता है और समझने में टाइम बहुत लगता है। तो वही वाली बात है कि इफिशियंसी का ध्यान रखना है। मतलब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में अगर आपको 40 घंटे लग रहे हैं, सर्वेइंग में फॉर एग्जांपल 50 घंटे लग रहे हैं, तो 15 से 20 घंटे आपको लगेंगे एस्ट्रोनॉमिकल समझने में। और रिलेटिवली अगर बात करें तो कभी कभार क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या अप्रोच लगा लेते हैं कि हम लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, गेट में तो है भी नहीं। तो ये जो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं एज यूजुअल हमारा मेन फोकस रहेगा गेट एग्जाम, और गेट के साथ साथ जो भी आपके स्टेट्स के एई के जेई के टेक्निकल एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए इस कोर्स का जो भी डिस्कशन है वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। क्लियर है बेटा? तो समराइज करता हूं मैं अपनी बात को कि वी आर नॉट गोइंग टू कवर स्पेशली इन दिस कोर्स इन दिस बैच, ये जो आपका गेट का बैच है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है जब हम लोग गेट और ईएससी वाला बैच डिस्कस कर रहे हों तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग के बारे में बातचीत करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये आपके ईएससी के सिलेबस का पार्ट है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो ये सिलेबस आपको कुछ इस तरीके से मेंशन है, अगर आप देखोगे सर्वेइंग का बहुत सारे टॉपिक है, कुछ नहीं करना है, इस सिलेबस को बस 2 बार पढ़ लो। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अच्छी बात है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं केवल इस सिलेबस को पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। यू हैव 2 मिनट टाइम जस्ट टू रीड द सिलेबस। ये जितना कुछ लिखा हुआ बस इसको पढ़ डालो एक बार। Everyone just go through this syllabus. हाँ भाई, पढ़ लिया सिलेबस? कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? सर गेटोपीडिया में एस्ट्रोनॉमिकल चैप्टर है कि एक बार चेक कर लेना, होना चाहिए।
गेटोपीडिया में नहीं होना चाहिए। गेट अगर वो गेटोपीडिया स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एग्जाम एंड एस्ट्रोनॉमिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ योर गेट एग्जाम। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग जो है वो गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो भैया देखो, ये सिलेबस आपके सामने था। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें ये जो लिखा हुआ है इसमें से कोई भी टर्म समझ में ना आया हो। इट मे बी पॉसिबल। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी स्लाइड में लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, आपने 2 बार पढ़ा है, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ सिलेबस को। क्या लिखा हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, अच्छा, एरर्स एंड दियर एडजस्टमेंट, मैप्स की कुछ बात होगी, स्केल की बात होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी, डिस्टेंस एंड द एंगल मेजरमेंट की बात होगी, लेवलिंग की बात होगी एंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की बात होगी, ट्रैवर्सिंग एंड ट्रैंगुलेशन सर्वे की बात होगी, टोटल स्टेशन की बात होगी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व के बारे में बातचीत होने वाली है, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग में हम लोग स्केल की बात करेंगे, फ्लाइंग हाइट की बात करेंगे, और बेसिक्स ऑफ द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। दिस इज द सिलेबस। अगर आप गेट के ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो यही चीज एज इट इज लिखी हुई है। तो पहला सवाल आता है कि सर इनको जरा चैप्टर वाइज क्लासिफाई करिए। यही तो होता है सर, इनको चैप्टर वाइज क्लासिफाई कर दीजिए। इस सिलेबस को हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं? तो इस सिलेबस को हम लोग कर लेते हैं मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड। कर दें डिवाइड? बोलो भाई। इस पूरे कोर्स को, इस पूरे सिलेबस को हम लोग चैप्टर वाइज डिवाइड कर लें तो आसान हो जाएगा समझना कि भाई इतने चैप्टर हैं, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कर लेते हैं, चलिए। बी इंटरेक्टिव इन द क्लास। जैसे हाईवे में हम लोग इंटरेक्टिव रहते थे, बिल्कुल इंटरेक्शन मेंटेन रखो। मेरी एनर्जी की क्या बोलते हैं, मेरी एनर्जी का सोर्स जो हो वो आप लोग हो और आपका इंटरेक्शन है। और ये आप लोग अच्छे से देख चुके हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। तो मैं कितना डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, देखो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होता है। किसी भी टॉपिक में कितना भी डिस्कशन होगा, हम ऐसा डिसाइड करके नहीं आते कि बस इतना ही बताएंगे या इतना ऐसे बताएंगे। वो यहाँ पर क्लास का जो माहौल होता है उसके बेसिस पे डिस्कशन होता है। ठीक है? तो किस डेप्थ तक हम लोग पहुंच जाएंगे, कहाँ तक पहुंच जाएंगे, वो सब कुछ आपके यहाँ कंट्रोल में है। तो बी इंटरेक्टिव इन द क्लास और मजे लेने हैं सब्जेक्ट के, मजे। ठीक है? चलो, तुम्हारी इतनी इतनी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं खत्म नहीं करता हूँ और इस पूरे सिलेबस को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला चैप्टर, हाँ, कह रहा सर आपको देखकर मैं उत्सुक हो जाता हूँ। अच्छा ऐसा है? ऐसा क्या है भाई? ठीक है, सारी उत्सुकता तुम्हारी खत्म कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। जितनी भी उत्सुकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी उत्सुकता है वो कंप्लीट हो जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट। तो पहला चैप्टर बेटा जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, जो कि होगा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जो कि होगा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर की बातचीत कर लेते हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज अगर बात करें तो वी विल टॉक अबाउट द लीनियर मेजरमेंट। और लीनियर मेजरमेंट में हम लोग बातचीत करेंगे चैन सर्वे की, हम लोग बातचीत करेंगे टेप सर्वे की। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग प्यार से बोलेंगे कंपास सर्वेइंग। चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे ट्रैवर्स सर्वेइंग। क्या बोलेंगे? ट्रैवर्स सर्वेइंग। पांचवा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लेवलिंग। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, लेवलिंग में ही हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग।
ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के बारे में बातचीत करेंगे। अगला चैप्टर जो इससे रिलेटेड होगा वो होगा कंटूर सर्वे, कंटूरिंग भी इसको बोलते हैं। 7 चैप्टर हो गए। अच्छा, 8वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे एक और सर्वे के तरीके के बारे में जिसको बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। अगला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द थियोडोलाइट सर्वेइंग, दैट इज गोइंग टू बी द थियोडोलाइट सर्वेइंग। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा दैट इज रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री सर्वेइंग। नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड टू द टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द कर्व्स, कर्व्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा होगा दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा बेटा दैट वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ एरर। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज गोइंग टू बी द थ्योरी ऑफ एरर। अगला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। इसको छोड़ दो, यहां पे लिखते हैं 14th चैप्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। अगला चैप्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ये चैप्टर है। कम से कम इतने चैप्टर तो बताऊंगा ही, कुछ और मन कर जाएगा तो और बता दूंगा। ये जो पूरा सिलेबस अभी आपने देखा था इसको बेटा मैंने जब चैप्टर वाइज डिवाइड किया तो ये चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं। ये पूरा सब कुछ आपने जो कुछ भी यहाँ पर लिख रखा है। सरप्राइज क्या है सर, आप नहीं गए मीटिंग में? कौन से मीटिंग की बात कर रहे हो? कौन से मीटिंग की बात कर रहे हो? अच्छा, 1 ईयर कंप्लीशन का, 1 ईयर कंप्लीशन का पूछ रहे हैं क्या? आज गेट वाला को कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है अपने इस गेट वाला प्लेटफॉर्म को, और उसमें जो आप लोग का रिस्पांस मिला वो वाकई काबिले तारीफ है। और उसी रिस्पांस ने, जो आपका रिस्पांस था, हम लोगों को मोटिवेट किया कंटिन्यूअसली कि हम लोग अपनी लिमिट्स को पुश करें और अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पे हम लोग जियो जान से मेहनत कर सकें और आपके लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर पाएं। ठीक है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी लोग चले जाएंगे तो बैचेस भी चल रहे हैं ना बेटा, आपके आपके बैचेस का भी तो ध्यान रखना है ना। तो अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सभी लोग अगर एक साथ किसी इवेंट में चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लोगों के जो रनिंग बैचेस है उनका भी तो ध्यान रखना है। अब भाई सेलिब्रेशन तो हमारे चलते रहेंगे, लेकिन गेट वालों को इनसे मतलब थोड़ा है। क्यों भाई, आईआईएससी वालों को इस बात से मतलब नहीं कि आपने 1-2 दिन क्लास नहीं करी थी सेलिब्रेशन की वजह से। वो तो पेपर टाइम पे ही लेंगे। हाँ, वो पेपर टाइम पे ही लेंगे, वो तो सब कुछ पूछेंगे। तो हमें अपनी पढ़ाई, हमें अपने रनिंग बैचेस का भी ध्यान देना था। इस वजह से कुछ लोग आपके साथ हैं बैचेस में और कुछ लोग हैं इवेंट में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। क्लियर है बेटा? तो बैच भी तो इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, जब अच्छे से बैच में मेहनत करी जाएगी तभी तो सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन भी करेंगे हम लोग साथ में। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि जब हम लोग सेकेंड ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा हूं, थर्ड ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा हूं, तो आप लोग हमारे साथ हों। आप लोग हमारे साथ हों लेकिन दूसरे तरीके से हों। उस समय आप प्रिपेयर ना कर रहे हो, उस समय आप सेटल हो गए हो। ठीक है, तो कहीं अच्छी जॉब में हो, गेट निकल गया हो, ईएससी निकल गया हो, कोई पीएसयू ज्वाइन कर लिया हो, किसी स्टेट में एई बने बैठे हो और वहां से सेलिब्रेशन को ज्वाइन करो, ये चाहत है।
ठीक है, तो साथ रहना है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। ऐसा नहीं कि 5th ईयर सेलिब्रेशन तक साथ में हैं, ऐसा साथ नहीं चाहिए। समझ रहे हो कि हम भी पढ़ाए जा रहे हैं और आप भी पढ़े जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने करियर में अपने एग्जाम को क्रैक करें, कनेक्टेड पूरे जीवन रहें हम लोगों से, सभी लोग हम लोग कनेक्टेड रहें। सरप्राइज के लिए बेटा वेट करो, सरप्राइज अभी आपका आई थिंक 7 बजे इवेंट है, तो 7 बजे आपको सारे सरप्राइजेस जो हैं आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा 7 बजे के पहले ही आपकी ये क्लास भी कंप्लीट कर दूं इंट्रोडक्टरी, ताकि तुम लोग सेलिब्रेशन को भी अच्छे से एंजॉयमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो एक्साइटमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, हर चीज़ जरूरी, तुम्हें तो पता ही, मैं तो बोलता ही हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, सेलिब्रेशन भी जरूरी है, माइंड का फ्रेश रहना भी जरूरी है। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द डिस्कशन। इस क्लास का जो इंट्रोडक्टरी क्लास का डिस्कशन है, इसको आज मैं 7 PM तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर आराम से मेन चैनल जो आपका गेट वाला है उसमें आप लोग सरप्राइजेस को अनाउंस किए जाएंगे, उसको आप देखिए और समझिए, बढ़िया से एंजॉय करिए। ठीक है, तो भैया ये चैप्टर्स हैं सर, 15 चैप्टर। अभी तो आपने बोला कि 25 तारीख को कोर्स शुरू कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को कोर्स खत्म कर देंगे। चलो सर 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेते, मान लो 15 अक्टूबर को खत्म कर देंगे आप। हाँ, और सर ये 15 चैप्टर है, कैसे खत्म? अरे घबराओ नहीं भाई, ये देखने के चैप्टर हैं केवल, ये देखने के चैप्टर हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं, छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक दिन के चैप्टर हैं, एक एक क्लास के चैप्टर हैं, एक एक क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मतलब इन पूरे सिलेबस को हम लोग इन 15 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट सर्वेइंग के साथ क्या दिक्कत है ये समझ लो। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब अगर तुम इस सब्जेक्ट की कोई भी थ्योरी ना पढ़ो, केवल फील्ड वर्क कर लो। आपको याद होगा जब आप अपने इंजीनियरिंग में होंगे तो 2nd ईयर में आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, 3rd सेमेस्टर में। और इस 3rd सेमेस्टर में ही इस सब्जेक्ट के साथ साथ आपका फील्ड वर्क होता था। उसमें आई डोंट नो कि आपने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया या नहीं किया है। भाई साहब ये पता नहीं, इसको लोग कहते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए एक अंदर की बात बताऊं, तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं एक तुम्हें सीक्रेट बात बताऊं। मेरे पूरे इंजीनियरिंग के दौरान मुझे सबसे जो सिविल इंजीनियरिंग में वाहियात सब्जेक्ट लगता था, जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, वो ये सर्वेइंग था। अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पूरे बीटेक के दौरान मुझे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई लगा तो सर्वेइंग था। और जहां तक मुझे याद है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें समझ लो बैक लगते लगते बच गई थी। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 में से 20 नंबर पास है तो समझ लो 21 ही नंबर रहे होंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अपना हाल बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट में अगर 50 में से पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए थ्योरी में पेपर में, तो मेरे 20 या 21 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं सच बता रहा हूँ यार, बात वही है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था नहीं, सब्जेक्ट था प्रैक्टिकल। हम लगे थे थ्योरी अप्रोच लेके, कहाँ से मजा आएगा? हैं, सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, तुम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, तुम्हारी अप्रोच थ्योरेटिकल है, कहाँ से मजा आएगा? हादसा मेरे जिंदगी में एक बार ये हुआ, मैं एमटेक कर रहा था, तब की बात है। हादसा मेरे साथ ये हुआ कि मैं एमटेक कर रहा था, और एमटेक के दौरान जब आप एमटेक हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके गाइड होते हैं उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर। हाँ, ठीक है, हो सकता है शुभम अभी तुम मुझे बताना, मैं तुमसे पूछूंगा जरूर इस क्लास के बाद या इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है शुभम, तो अभी अभी इस पे कुछ कमेंट करना आई थिंक जल्दबाजी हो जाएगी,
कि अब क्या हाल होगा कैसा नहीं होगा, क्यों भाई? तो लेट अस कंप्लीट द डिस्कशन और फिर आप मुझे बताना कि कैसा रहा, आपसे लेंगे फीडबैक। ठीक है। तो मैं एमटेक कर रहा था, तो मेरे जो गाइड साहब थे, मेरे जो गाइड सर थे, उन्होंने मुझे एज ए असाइनमेंट दिया कि मुझे अंडर ग्रेजुएट जो आप लोग हैं बीटेक लेवल पे, मुझसे बोला गया कि तुम सर्वेइंग का लैब करवा दो। मुझसे बोला गया कि तुम सर्वेइंग का लैब करवा दो। लैब वर्क जो होता है, फील्ड वर्क जो होता है, वो करवाना है तुम्हें। मतलब चॉइस नहीं थी मेरे पास, मुझे बोल दिया गया कि आपको कराना है। अब मैं और घबरा गया। मेरे मन की जो आवाज थी उसकी पहला स्टेटमेंट यही था कि सर मुझे तो सर्वेइंग का एस भी नहीं पता है। हाँ? तो मेरा मन की जो आवाज थी वो यही थी कि सर मुझे तो सर्वेइंग का एस भी नहीं पता, मैं कहाँ से पढ़ा दूं, कहाँ से लैब करा दूं, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, दूर दूर तक इस सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं, और मैं इसका फील्ड वर्क कैसे करा दूं। तो भाई फिर जब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने दे दिया कि आपको ये पूरा फील्ड वर्क कराना, उसमें 12-13 फील्ड वर्क थे, हर इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग थी। तो भाई एक बार फिर अच्छे से पढ़ के तबीयत से करा दिया। जब उस सब्जेक्ट को पढ़ा ना, प्यार हो गया इस सब्जेक्ट से, सच बता रहा हूं मैं। उस दौरान ऐसा कुछ हुआ जीवन में कि इस सब्जेक्ट से बिल्कुल मोहब्बत हो गई, प्यार जिसे कहते हैं ना, कि यार इतना प्यारा और बड़ा गिल्ट हुआ, बड़ा सेल्फ गिल्ट हुआ कि यार बीटेक के दौरान इस सब्जेक्ट को हमने एंजॉय क्यों नहीं किया। हाँ? होता है ना कि आपको कोई चीज बहुत देर बाद रियलाइज हो कि अरे यार क्या मिस कर दिया। समझ रहे हो? ऐसी वाली फीलिंग थी। हाँ? तो ऐसा वाला फीलिंग था कि लगा कि यार बहुत कुछ मिस कर दिया यार। ये उस समय अगर ये सब चीजें जान गए होते, समझ गए होते, या सब्जेक्ट को इतना एंजॉय कर लिया होता, तो कितना मजा आया। मेरी बात का यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बात का कि अब वो तुम्हें गिल्ट वो नहीं होगा जो मुझे हुआ था। तो दिस इज माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू। इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो मेरी फीलिंग थी, जो मैंने मिस किया, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आपको ऐसी फीलिंग नहीं आने दूंगा। ठीक है? आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। सर्वेइंग यू आर गोइंग टू एंजॉय, अलग ही लेवल पे आप सर्वेइंग को एंजॉय करने वाले हैं, और ये आप लोग खुद ही बताएंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा क्या है यार इस सब्जेक्ट में, समझेंगे। पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक कहानी है, बस उस कहानी को एंजॉय करना है, उस कहानी को एंजॉय करना है। ये सर आपने सिलेबस लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी कोई एक बच्चा पूछ रहा था सर इसका वेटेज क्या है। इसके वेटेज की बात कर लेते हैं। मैंने बताया ना, क्रांतिकारी जो डाउट्स हैं आपके, सारे क्रांतिकारी डाउट्स खत्म कर देंगे। तो देखो, अगर लगभग लगभग एक एवरेज स्टडी करी जाए गेट के पेपर की, तो इसका जो वेटेज रहता है वो 4 से 7 नंबर का रहता है, आउट ऑफ 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 मार्क्स सर्वेइंग विल कंसिस्ट ऑफ 4 to 7 मार्क्स। एज यूजुअल तुम्हें पता है सर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो कैसे होते हैं। अरे बताओ, मैं जो सब्जेक्ट आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं वो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, वो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, इजी होते हैं डिफिकल्ट होते हैं? सब्जेक्ट कैसे होते हैं, इजी होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं? तो आई होप आप लोगों का जो आंसर होने वाला है कि सर सब्जेक्ट होगा इजी होगा। बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत इजी है। तो इस सब्जेक्ट की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये सब्जेक्ट हमारा खेलेगा इजी से मॉडरेट लेवल की रेंज में। बहुत ही रेयरली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज क्या बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर क्या ये अगर 6 नंबर का सर्वेइंग आता है तो ऐसा हो सकता है क्या कि 6 में से 6 नंबर मेरे आ जाएं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता आया है, आपके साथ भी होगा कि यस यू कैन इजिली स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। एक तरीके के फ्री के सब्जेक्ट है, फ्री के नंबर है।
गेट के एग्जाम में ये नंबर आपको फ्री में दिए जा रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्वालिफाई कर लो, ठीक है। गेट के एग्जाम में ये कोर्स सब्जेक्ट रखा गया है ताकि आप सभी लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर लें। हाईवे रख दिया गया, सर्वे रख दिया गया, सब रखा ही इसीलिए गया है कि तुम 15-20 नंबर तो ऐसे ही ले आओ। हाँ, ठीक है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। सर अगर ईएससी की बात करें तो ईएससी में जनरली ऑब्जेक्टिव वाइज बात करें तो 12 से 24 नंबर का आउट ऑफ 300। हर यकीन मानो मेरी इस बात का, एक भी क्रांतिकारी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, बस सुनते रहो तुम, ठीक है भाई। तुमने जब तक लिखा होगा ईएससी में कितने मार्क्स का आएगा, स्लाइड तुम्हारे सामने आ गई होगी। तो ईएससी में अगर बात करें तो 12 से 24 नंबर का मतलब 6 से लगभग 12 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। आउट ऑफ 300 जो टेक्निकल आपका पेपर 1 होता है, टेक्निकल का प्री पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें से लगभग 12 से 24 नंबर का वेटेज है। जितने भी आपके स्टेट के एई और जेई के एग्जाम हैं, जितने भी आपके स्टेट्स के एई और जेई के एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो कम से कम 10% है। कम से कम 100 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर की सर्वेइंग आएगी, एई और जेई में मिनिमम बता रहा हूं। 200 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर की सर्वेइंग आएगी एई और जेई में। मिनिमम वेटेज जो है सब्जेक्ट का वो 10 नंबर का है। अब इस सब्जेक्ट के साथ खासियत क्या थी, बड़ा रंगीन सब्जेक्ट है, बड़ा कलरफुल सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट को आप सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे तो आपको अलग अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ अगर सही अप्रोच नहीं लगाओगे सेमेस्टर में फेल हो जाओगे। इस सब्जेक्ट को जब आप किसी जेई लेवल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपकी अलग अप्रोच होती है। इस सब्जेक्ट को जब आप गेट के लिए पढ़ते हैं तो एक अलग अप्रोच रिक्वायर्ड है। और इस सब्जेक्ट को जब आप ईएससी के लिए पढ़ते हैं, गेट और ईएससी दोनों के लिए पढ़ते हैं, तो एक अलग अप्रोच रिक्वायर्ड। और हर अप्रोच में सब्जेक्ट का अलग अलग फ्लेवर है। जैसे अब कुछ लोग हो गए होंगे जैसे कंफ्यूज हो गए होंगे, जैसे अगर किसी जेई लेवल का पेपर देखिए आप, जो स्टेट के एई और जेई के एग्जाम होते हैं, या ईएससी का पेपर भी अगर आप देखेंगे तो जो सर्वेइंग है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछा जाता है। लिसन केयरफुली, इस गेट एग्जाम को किनारे कर दो, इसके अलावा तुम्हारे जितने भी स्टेट के एई और जेई के एग्जाम हैं, या कोई पीएसयू अपना एग्जाम करा रहा है, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर बात करें, तो इसका जो मेन फ्लेवर अगर आप देखोगे, इसको क्लासीफाई करोगे, तो ये सब्जेक्ट क्लासीफाई किया जाएगा एज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। क्योंकि यहां से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दैट विल बी मोर थ्योरेटिकल इन नेचर। लेकिन जब आप इसी सब्जेक्ट को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसकी अप्रोच अलग है। यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है गेट बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पूछता है। गेट का जो इंटरेस्ट है वो होता है एप्लीकेशन। तो गेट के लिए जब हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को तो हमारा सिलेबस सबसे कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि हमें उन चीजों पे, हमारा गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी न्यूमेरिकल और कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है उसको आपको एनहेंस करना है। इस वजह से गेट का जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का वो श्रिंक कर जाता है एज कंपेयर टू द अदर्स एग्जाम। बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम उतना ज्यादा थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम केवल एप्लीकेशन वाले पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। और ऐसा हमारे पूरे सिलेबस में 50 से 60% टॉपिक हैं जो हम लोग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेबस हो जाता है वो हो जाता है कम। तो सर मेरे सामने तो ये समस्या है कि मुझे गेट के लिए भी तैयारी करनी है, मैं सर एई का भी एग्जाम दूंगा, सर मैं जेई का भी एग्जाम दूंगा, सर मैं ईएससी का भी एग्जाम दूंगा। तो सर अब आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसका जवाब भी तुम्हें पता है। यहां पर ब्रह्मास्त्र अप्रोच चलेगी। जो चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वो तुम्हारे सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। वो कंसेप्ट तुम्हारे सभी एग्जाम में काम आएंगे। वो सब कंसेप्ट तुम्हारे सभी एग्जाम में काम आएंगे। बट
प्रायोरिटी क्या रहेगा? प्रायोरिटी में हम लोग रखने वाले हैं गेट एग्जाम को। तो यहाँ पर एक मिक्स अप्रोच हम लोग फॉलो करने वाले हैं, जहां पर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी होगा और साथ साथ न्यूमेरिकल भी होगा। आपको थ्योरी भी बताई जाएगी और उसका एप्लीकेशन भी बताया जाएगा। क्लियर है बेटा? अप्रोच क्लियर है? बोलो सर हमें बुक्स के बारे में बता दीजिए। देखो बुक्स बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि बहुत डिटेल में अवेलेबल हैं। मतलब ये एक आपने जो चैप्टर लिखे हैं ये सच में चैप्टर हैं, और एक एक चैप्टर बुक्स में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन बात वही है कि आपके जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपको उस बात का भी ध्यान रखना है किस टॉपिक को किस लेवल तक किस डिटेल तक पढ़ना है, ये जिम्मेदारी भी आपको समझनी है। बुक्स की अगर बात करें, किसी टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो दो बुक हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। बहुत ही पॉपुलर बुक हैं, बहुत ही कॉमन बुक हैं और बहुत ही फेमस बुक हैं। एक सर्वेइंग की बुक आती है बाई एसके दुग्गल सर, सभी लोग इनसे अब परिचित होंगे। हाँ, एसके दुग्गल सर की जो सर्वेइंग की बुक आती है वो 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो जैसे ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं ये वॉल्यूम 1 की है। तो ऐसी 2 बुक अवेलेबल हैं सर्वेइंग से रिलेटेड। दोनों को मिलाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ पार्ट आपको वॉल्यूम 1 पे मिलेगा, कुछ पार्ट आपको वॉल्यूम 2 पे मिलेगा। तो टोटल 2 वॉल्यूम इसके अवेलेबल हैं। सर्वेइंग की रेफरेंस बुक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो बुक अच्छी अवेलेबल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज सर्वेइंग बाय बीसी पुनमिया सर। सर्वेइंग बाय बीसी पुनमिया सर। और इस बुक की अगर बात करें तो इसके 3 वॉल्यूम आते हैं। ये बुक जो है वो टोटल 3 वॉल्यूम में अवेलेबल है। तो समझ लो कितना डिटेल में डिस्कशन होगा, कि मतलब एक वॉल्यूम में तो पूरा सिलेबस ही नहीं कवर हो पा रहा है। एक बुक में तो पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा। सर्वेइंग की बुक के ही उसी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 3 वॉल्यूम है और अच्छी खासी थिकनेस है। ऐसा नहीं कि पतले पतले वॉल्यूम होंगे। अगर आपने बुक देखी होगी तो यू कैन रिलेट कि अच्छा खासा डिटेल्ड डिस्कशन अवेलेबल है। सर्वेइंग 3 वॉल्यूम में अवेलेबल है, हायर सर्वेइंग अलग से है। क्लियर है? तो अगर आप कभी आपका किसी टॉपिक का बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का मन है, उसका समझने का मन है, उसका एक्सप्लोर करने का मन है, तो उस केस में ये 2 बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया सर्वेइंग बाय एसके दुग्गल सर, और दूसरा मैंने आपको बताया सर्वेइंग बाय बीसी पुनमिया सर। बताओ भाई, सिलेबस की बात कर ली, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर का क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अलग अलग एग्जाम में हमारे सब्जेक्ट का वेटेज क्या है इसके बारे में बातचीत कर ली, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, रेफरेंस बुक के बारे में डिस्कशन कर लिया। ये 2 बुक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, फिर जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बेटा क्लास में जो डिस्कशन किया जा रहा है, देखो एज ए स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ कि एज ए स्टूडेंट हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज मान लो 5 से 6% है मेरे एग्जाम में, और उसके लिए मैं 4-5 बुक पढ़ूं। इतना टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं। पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट जिसका वेटेज 5% है और उस 5% वेटेज को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं 5 बुक पढ़ने बैठ जाऊंगा तो भाई मेरे लिए पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर जो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वो सभी बुक्स की समरी है। सभी बुक से जिस बुक में जो चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके लिए फॉलो कर ली हैं। मैं आपको इन सभी बुक का मिक्सचर बताने वाला हूँ
जिस भी बुक का जो पार्ट बेस्ट होगा वो पार्ट मैं वहां से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको समझने में भी आसान रहेगा और आप अपने एफर्ट और एनर्जी को भी सेव कर पाएंगे। आप अपने एफर्ट और एनर्जी को भी सही जगह लगा पाएंगे, रिवीजन में लगा पाएंगे, प्रैक्टिस में लगा पाएंगे। तो जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको रेफरेंस बुक के बारे में बता दिया। बट जो एसेंशियल चीजें हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या क्या हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्लास नोट्स होने चाहिए, जो नोट्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नोट्स हम लोग क्लास में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। पीवाईक्यू आपके पास कम से कम होना चाहिए गेट और ईएससी का। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका प्री का एग्जाम है, उसके लिए आपके पास पीवाईक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक गेट की बुक है, ये देखिए आपके पास अवेलेबल है, गेट की पीवाईक्यू की बुक अवेलेबल है। सिमिलरली आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू भी अरेंज कर लीजिए। ये दो हमें रिक्वायरमेंट होगा। और इसके साथ साथ जो आपको क्लास में इस कोर्स के दौरान डीपीपी दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आप सभी के लिए यूजफुल होने वाली है, वो आपको फॉलो करना है। और इसके साथ साथ जो आपका वीकली टेस्ट होगा, इस कोर्स के दौरान वीकली टेस्ट होगा, वो आपको फॉलो करना है। दिस इज द कंपल्सरी थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। तो इसमें कोई भी लापरवाही मत करना। फ्रॉम द डे वन पे ही आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूं। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही मत करना कि सर पीवाईक्यू केवल गेट के लगा लें तो काम चल जाएगा क्या, पीवाईक्यू केवल ईएससी के लगा लें तो काम का चल जाएगा क्या। बोथ गेट प्लस ईएससी पीवाईक्यू होने चाहिए। अभी तो ऐसा आज जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको इन पीवाईक्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही अरेंज कर लीजिए अगर आपने अरेंज अब तक नहीं किए हैं तो 1-2 दिन का टाइम है आपके पास अभी। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ नहीं आने वाले हैं, तो इसको आप अरेंज कर लीजिए। कर लेंगे भाई साहब? बताइए। अगला जो है वो डीपीपी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको डीपीपी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे आपको डीपीपी मिल जाएगा, और उस डीपीपी को आपको फॉलो करना है और वीकली टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और अगर कहीं इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आपको और इन डेप्थ समझना है और एक्सप्लोर करना है, या एग्जाम के अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम रिक्वायरमेंट पढ़ना है कि सर चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने तैयारी कर ली, मुझे थोड़ा सा और नॉलेज गेन करना है, या कोई टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस केस के लिए मैंने आपको ये दो बुक बता दी हैं जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। सर्वेइंग बाय एसके दुग्गल सर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एंड सर्वेइंग बाय बीसी पुनमिया सर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। लक्ष्मी पब्लिकेशन, लक्ष्मी पब्लिकेशन। ठीक है भाई? कोई समस्या, कोई समस्या, कोई नाराजगी यहां तक हो तो बताओ। इफ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, तो भैया बता दो एक बार। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता दो। तो कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा नहीं। तो चलो ये बुक्स वाली बात भी हो गई। चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिए हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के ये है ओवरऑल आपका सब्जेक्ट। तो ये कुछ मेरे साइड से जो मुझे पता था कि आपके कुछ कॉमन डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं, वो मैंने इस इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क। तो अभी हम लोगों ने एज सच ना सर्वेइंग की स्टार्ट की है, एज सच ना हम लोगों ने सर्वेइंग के किसी टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट किया है, किसी चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किया है। इन जनरल हम लोगों ने एक सर्वेइंग सब्जेक्ट जो हमें इस कोर्स के दौरान पढ़ना है, उसकी इंट्रोडक्टरी बातचीत करी है। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? चलिए भाई, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, अभी आपको सुनना है।
तो अब शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट से थोड़ी और जान पहचान। क्या है ये सब्जेक्ट? क्या है ये सब्जेक्ट सर्वेइंग? एज ए सिविल इंजीनियर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को? एज ए सिविल इंजीनियर हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? इस सब्जेक्ट की बेसिक फिलॉसफी क्या है? दुनिया बनाने वाले ने, सिलेबस बनाने वाले ने सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सर्वेइंग को बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया है, तो कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा। इन जनरल मुझे ये बता दो कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। सभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ सोच के ही सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया होगा, तो इन जनरल मुझे बता दो कि एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में बताएं, सिंपली आसान भाषा में भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये मेन काम होता है एक सिविल इंजीनियर का। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ द सिविल इंजीनियर? अरे मेरे सिविल इंजीनियर्स बताओ भाई, क्या रोल होता है एक सिविल इंजीनियर का? अरे ये तो सभी को पता होना चाहिए यार, ये बात तो सभी को पता होनी चाहिए, इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? सिविल इंजीनियर का रोल क्या कह रहे हैं? सिविल इंजीनियर का रोल है सर्वे करना। अरे भैया, जरूरी नहीं है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं हर चीज को उससे रिलेट किया जाए। देखो, अपने माइंड को फ्री रखो तो ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा। एक ही डायरेक्शन में कर दोगे तो फिर उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाएगा, लिमिटेड हो जाएगी थिंकिंग। मैं अभी आपको इस सब्जेक्ट से हर चीज रिलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो मैं रिलेट करवा दूंगा। अभी आप सोचो ना, इन जनरल एक सिविल इंजीनियर काम होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है सिविल इंजीनियर हमारा। ये कह सकते हैं कि सर बहुत रोड्स बनानी है, सर बिल्डिंग्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, उसको इकोनॉमिकल बनाना है। यही तो काम है सिविल इंजीनियर का, यही तो काम है सिविल इंजीनियर का। यस और नो? मेरे भाई, तुम कोई भी किसी भी तरीके के सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, वो प्रोजेक्ट आपका रोड का हो सकता है, वो प्रोजेक्ट आपका बिल्डिंग्स का हो सकता है, वो प्रोजेक्ट आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का हो सकता है, वो प्रोजेक्ट आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का हो सकता है, वो प्रोजेक्ट आपका पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी घर, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, अगर वो प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का है, तो तुम्हें सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो इस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, दैट इज द सर्वेइंग। इस सब्जेक्ट की जानकारी के बिना, अगर आपको इस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, अगर आपको इस सब्जेक्ट का अवेयरनेस नहीं है, तो मेरे भाई अगर आपको इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं कि सर रोड के लिए बोल रहे हैं क्या, सर बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं क्या, सर डैम के लिए बोल रहे हैं क्या, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहली चीज जो है जहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले ही जिस चीज का ज्ञान होना चाहिए, जिसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वो ये सब्जेक्ट है, दैट इज द सर्वेइंग। तो आई थिंक मेरी ये बात आपको ये बात समझाने के लिए सफिशियंट है कि ये प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्यों भाई? तो अब इस पूरे सब्जेक्ट के दौरान हम लोग यही समझने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा, क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है, सीखनी है, और क्यों, उनका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कनेक्टेड है, कैसे हम वहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यही हमारा पूरा सिलेबस डील करेगा।
इन 15 चैप्टर्स की हेल्प से, इन 15 चैप्टर्स की हेल्प से। कहानी क्लियर है कि नहीं ये बता दो। तो आई होप दिस इंट्रोडक्टरी क्लास वाज यूजफुल, जहां पर सभी बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज को आपके आंसर किया गया। अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का। तो सर्वेइंग के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें समझेंगे, ठीक है। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, चंदन लिंक तुम ढूंढ लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो, 1-2 लेक्चर का टाइम और दे दो, फिर इसको लिंक और इसकी कनेक्टिविटी क्या है ये समझ लेना। अभी अभी वैसे मैंने आपके सवाल का आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सर्वेइंग। अब यार ये देखो, मैंने तो बताया है, अब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है वरुण, ये तो तुम डिसाइड करोगे ना। अपने हिसाब से तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा। क्यों भाई वरुण? आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज क्यों डिस्कस करूंगा क्लास में? तो मेरे हिसाब से मैंने जो बताया, मेरे को जितनी समझ है, वो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस की हैं आपसे इस पूरी क्लास के दौरान। तो एक बार आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट कर लीजिए और फिर डिसाइड करिएगा इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये अभी इस इंट्रोडक्टरी क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो 8:30 PM पे स्टार्ट होगी, और प्यारा सा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो पहले चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।